देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में आगे कहाँ तक पढ़े थे? हाँ तो जब तो आप के नियम में पहला डालोगे समांतर अक्षों का नियम, दो नियम बताया था ना, उसमें समांतर अक्षों का नियम देखते हैं क्या है। लिखेंगे किसी भी एक निश्चित अक्ष से पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण अक्ष के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा पिंड के द्रव्यमान तथा अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, सॉरी गुणनफल के योग, गुणनफल अक्ष के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पिंड है, एक सिस्टम है, निकाय है, तो उसका कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, और उस द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष गुजरती है उससे नचाने के जड़त्व आघूर्ण को हम आईसीएम कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के प्रत्यय। और आपको किसी और अक्ष के प्रत्यय पता करना है जो कि इसके समांतर है, जैसे इस अक्ष के प्रत्यय पता करना है, तुम्हें यहाँ से नहीं नचाना है, यहाँ से नचाना है। तो यहाँ से जो आई होगा जड़त्व आघूर्ण, वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास वाला ले लो, और प्लस पिंड का अगर द्रव्यमान यम है तो यम ले लो, और अक्षों के बीच की दूरी अगर ए है तो इंटू ए का स्क्वायर ले लो, मतलब I इक्वल टू ICM प्लस यम में स्क्वायर, जहाँ भी यम पूरे पिंड का द्रव्यमान और ए दोनों अक्षों के बीच की दूरी होती है, तो आपको उस अक्ष के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। I इक्वल टू ICM, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस m इंटू ए स्क्वायर। लंब अक्षों का नियम, दूसरा नंबर लंब अक्षों का नियम, दो नियम के लगेगा, दूसरा लंब अक्षों का नियम।
किसी भी तल में दो लंबवत अक्षों के बढ़ते जड़ता गुणों का योग, दो लंबवत अक्षों के बढ़ते जड़त आघूर्णों का योग उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष के परितल जड़त्वाघूर्ण के तल के लंबवत अक्ष के परितल जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। सपोज करो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है और तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। आपको पता होगा कि ये एक्स अक्ष इधर गया है, वाई अक्ष इधर गया है, लेकिन जेड ऐसे बाहर निकला होता है, लेकिन उसको बाहर नहीं खींचा जा सकता, तो उसको इधर खींचे हुए हैं। और अगर आप इस पिंड को नचा रहे हो, इधर से आई एक्स बन रहा है, ऐसे नचा देते, जब इसको ऐसे नचाया जा रहा है, लेकिन जब इसको ऐसे नचाया जा रहा था आई वाई बन रहा है, और इसको जब वाई अक्ष के प्रति नचाया जा रहा था आई जेड बन रहा है। तो आई जेड इक्वल होता है आई एक्स प्लस आई वाई। जब एक्स अक्ष के पढ़ते और वाई अक्ष के पढ़ते जो तालों का योग के बराबर होता है जेड अक्षों का। घूर्णन त्रिज्या किसी भी निकाय में घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसका वर्ग और पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल और पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल उस निकाय के जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है।
घूर्णन त्रिज्या कहलाता है। इसे इस मार्के से प्रदर्शित करते हैं। कुछ निश्चित पिंडों के ब्रह्मांड केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परतः बाहु आपने ब्रह्मांड केंद्र में कुछ निश्चित पृष्ठों का ब्रह्मांड केंद्र पढ़ा है। तो यहाँ पे जड़ चौकुड़ आपको पढ़ना है। पहला है क्षण, वहाँ भी क्षण पढ़े थे। तो वहाँ पे तो सिर्फ ये बताया गया था कि ब्रह्मांड केंद्र होता कहाँ है, कहाँ पे होता क्षण में? बीच में। कोई भी रॉड अगर ये लंबाई का इसका द्रव्यमान है, इसका बीचों बीच क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास से अगर तुम इसे नचाना चाहते हो, ऐसे नचाना चाहते हो, तो इसका जो ICM बनता है सेंटर ऑफ मास का, वो कितना होता है? m/12। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। दूसरे नंबर पे है रिंग। ये रिंग को क्या बोलने वाला है? अगर आपके पास एक रिंग है, रिंग का मतलब छल्ला, जिसका द्रव्यमान m है, तो इसका सेंटर से त्रिज्या r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर भी होता है। और अगर इसके वोल्ट आपको बचाना है, इसके वोल्ट बचाना है, रोटेट कराना है, तो सेंटर के वोल्ट रोटेट कराने में जो ICM बनता है, इसका वो कितना बनता है? m/2। खोखला बेलन आपको पता होगा कि वलय पे वलय रखता चला जाए, मतलब छल्ले पे छल्ला रखो तो क्या बन जाता है? खोखला बेलन। चूड़ी में चूड़ी रखते चले जाओगे ना, तो खोखला बेलन बनेगा। और खोखला बेलन का भी क्या हो जाएगा? वही से फार्मूला। और इसका m मास है, तो इसे बहुत से त्रिज्या r है, तो मैं यहाँ पे बचाना है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, तो ICM इसका भी वही बोला कितना? m/2। मतलब रिंग के लिए और खोखला बेलन, जिसको हैलो सिलेंडर बोलते हैं, हैलो सिलेंडर। डी नंबर पे आपको पढ़ना है वृत्ताकार आयताकार पटल। आयताकार पटल मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट। जो एक प्लेट होता है आयत के आकार का, मान लेते इसकी लंबाई है l, चौड़ाई है b, द्रव्यमान है m। इसका द्रव्यमान आपके कहाँ होता है? यहाँ से बचाना जो ICM सेंटर ऑफ मास होता है, वो होता है m ब्रैकेट में m² + b² बटे 12। डी के बाद में इधर बोलना है। ई नंबर पे होता है डिस्क। डिस्क डिस्क मतलब जैसे सिक्का होता है भरा भरा, इसको हम डिस्क कहते हैं। मान लीजिए ये द्रव्यमान होता है और इसकी त्रिज्या r है, और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, आपने पढ़ा होगा।
सेंटर ऑफ मास पे अगर लोग इसको बचाएं तो जो हमारा जड़त्व आघूर्ण बनेगा वो बनेगा हाफ m² डिस्क पे डिस्क रखो तो क्या बन जाएगा? सिक्का पे सिक्का रखोगे क्या बनेगा? सॉलिड सिलेंडर का भी उतना ही होता है, जितना डिस्क का उतना ही सॉलिड सिलेंडर होता है। इसका सेंटर ऑफ मास भी बीच में होता है। सेंटर ऑफ मास के बाद अगर इसको रोटेट कराते हो, इसका द्रव्यमान और त्रिज्या मान लिया है ICM होगा हाफ m²। उसके बाद में जी नंबर पे ग्लूकोज, इसको सेल कहते हैं, खोखला गोला भी समझ सकते हो, फुटबॉल जैसा। और खोखला गोला है, जब पास है, आठ त्रिज्या है, सेंटर ऑफ मास इसका भी सेंटर भी होता है। इसके नोट अगर आपको बचाना है ICM होगा 2/3 m² और H ठोस गोला। जिसका मास m और रेडियस r है, सेंटर ऑफ मास इसका भी सेंटर होता है। तो उसको अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो ICM होता है 2/5 m²। हमने इम्पोर्टेंट लिखे थे उतना बना दिए, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए, जिसमें कि हमको 8 हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये सब किसके सब छुपे हैं? सेंटर ऑफ मास वाले छुपे हैं। अगर और किसी अक्ष पे जाना है तो फिर आपको जो इससे पहले पढ़े हो समांतर अक्षों का ही वो लगाना पड़ेगा। अगला निकालोगे जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध। जड़त्व आघूर्ण व बल आघूर्ण में संबंध। देखो, अगर कोई आपके पास एक बॉडी या सिस्टम्स है जिसका सेंटर ऑफ मास या कहीं पे है, लेकिन इस अक्ष से इसको क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। और इसपे मान लीजिए सबकड़ है M1 M2 M3। वैसे घटेगा बढ़ेगा तो ओमेगा लिखना उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इसकी चाल घटे या बढ़े, क्योंकि नचाया जा रहा है तो फोर्स तो जरूर लगाया गया होगा, फोर्स लगा के हो सकता है इसको सिलेक्ट किया जा रहा हो। तो इस पर अगर ये नाच रहा है, इस अक्ष के पड़ते ये नाच रहा है, तो हमें अगर बाई चांस बल आघूर्ण देखना हो, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण हमें टाउ जाना पड़ेगा। और टाउ होता क्या है? क्योंकि एक निकाय है, निकाय में कई कण है तो कई बल आघूर्ण बनेंगे, जिसको हम टाउ में मोल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस ऐसे क्या तक जाएगा टाउ n तक, जितने पार्टिकल्स उसमें होंगे। क्योंकि अकेले होता तो टाउ होता जो ये फिर बार से निकल जाता। ये निकाय है जिसमें कई कण हैं, तो सभी कणों के लिए अलग अलग अपना बल आघूर्ण होगा। और आपको पता होगा थीटा, अल्फा और ओमेगा में 1 2 3 नहीं लगता है, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर होता है, और बाकी सब में 1 2 लगता है। अच्छा, टाउ इक्वल टू दूसरे फैक्टर में देखें तो इसको हम क्या लिखते हैं? f1 × r1, इसको f2 × इसको f3 ×
क्योंकि एफ में भी 1 2 3 लगेगा, आर में भी लगेगा। अब आगे अगर आप देखें तो एफ बराबर पड़े होगा m1 ma, तो m1 a1 a में 1 लगेगा और इनटू ये क्या हो जाएगा m2 a2 r2, ये m3 a3 r3, ऐसे सभी कणों का हुआ होगा। आपको पता होगा कि a बराबर r इंटू अल्फा होता है, जैसे b बराबर r इंटू ओमेगा होता है, वैसे a इक्वल टू r इंटू अल्फा होता है। हमने बताया होगा a इक्वल टू r इंटू अल्फा, अल्फा में r से गुणा कर दो ये बन जाता है। तो हम m1 a की जगह r इंटू अल्फा करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे r1, लेकिन अल्फा में 1 नहीं लगाएंगे और फिर r1 है। यहाँ m2 a2 में क्या लिखेंगे r इंटू अल्फा, तो r2 लगाएंगे लेकिन अल्फा में 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि अल्फा सबका सेम होता है, इंटू r2, इसमें m3 r3 अल्फा r3, ऐसे सब में गया होगा। अच्छा आप देख पा रहे होगे कि इसमें हो जा रहा है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और इनटू सभी में से क्या कॉमन ले लिया गया है अल्फा। और ये किसका फार्मूला है, सिस्टम क्या है का आई बराबर आपको बताया दो m r स्क्वायर, एक लोग रहे तो m r स्क्वायर, कई लोग रहे तो इस तरह, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई कितना बन जाएगा टाउ इक्वल टू, मतलब टाउ यहाँ ये बड़ा गुण है और ये लिख भी सकते हो, जहाँ पे टाउ क्या है बड़ा गुण और आई क्या है जड़त्व, इसी के बीच का संबंध चाहिए था आपको। और अल्फा क्या होता है कोणीय त्वरण, अल्फा है कोणीय त्वरण। अब यहाँ से भी हम परिभाषा बता सकते हैं कि किसी भी पिंड का जो बलागुण होता है वो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर रहता है। निकाय का या पिंड का ओके। अगला है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं ना, बताइए किसी भी गुणनगत करते हुए पिंड का कोणीय संवेग किसी भी गुणनगत करते हुए पिंड का कोणीय संवेग उसके रेखीय संवेग और घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कैंटाइजे से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैंटाइजे से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपका एक कण है जो द्रव्यमान का v1 से गुणन से आगे पे चक्कर लगा रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा j बराबर उसका रेखीय संवेग p इंटू r, और p बराबर mv होता है, तो टोटल हो जाता है mv। मात्रा को द्विमात्रीय मीटर स्क्वायर पर सेकंड मात्रा और m की -1
ये संवेग व जड़त्वाघूर्ण संबंध। देख लो मान लीजिए यही पिंडीज का कोणीय संवेग निकाल लो, तो कोणीय संवेग को किसे दिखाओगे? जे से। अच्छा जे से दिखा रहे हो तो ये बताओ जे कैसे होगा? कई कण उस पे है तो सबका जुड़ेगा कि नहीं? मतलब J1 प्लस J2 प्लस J3 ऐसे आए, जैसे टाउ आपने जोड़ा था बराबर निकालते समय। अच्छा जे बराबर होता क्या है? P1 इंटू R1, P इंटू R होता ना, P2 इंटू और P2 इंटू, अच्छा P बराबर क्या होता है? MB, तो M1 V1, M2 V2, M3, आपने तो ये पढ़ा होगा ना, MB लगते गए और V1 में V2 3 लगेगा। अच्छा V बराबर R ओमेगा होता है, तो R1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा में तो नहीं लगाओगे, R2 इंटू ओमेगा, R3 इंटू, और जब ओमेगा कॉमन ले लोगे तो आपका ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? जे बराबर यहाँ पे जे आपका कोणीय संवेग है, आई तो ये है ओमेगा कोणीय वेग। फार्मूला रिलेशंस आपको तैयार है तो बहुत बेहतर तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, न्यूमेरिकल से पढ़ सकते हो। हो गया लास्ट आपको कोणीय संवेग और बल आंदोलन संवेग। आप रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर होता है, कॉन्सेप्चुअल बहुत से ज्यादा इसमें पॉइंट्स और रीडिंग्स आते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बेटर दिखेगा। इस बार कोणीय संवेग और बल आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखो जे बराबर क्या होता है? आई इंटू, निकाले हो ना? अगर आपका बहुत धीरे धीरे चल रहा है डी ओमेगा, डी ओमेगा का मतलब कोणीय वेग बहुत कम है, तो आपका जो आएगा ये क्या आएगा? डीजे, मतलब कोणीय संवेग भी कम आएगा, क्योंकि जब आपका जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है, मतलब आई तो बदलता नहीं है अक्ष से, एक निश्चित अक्ष से आई फिक्स होती है। अब ओमेगा अगर धीरे कर दोगे, मतलब कोणीय वेग धीरे कर दोगे, तो कोणीय संवेग कम आने लगेगा। जैसे कि लीनियर में आप जानते हो संवेग को लेकर देखा जाए तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा ना अगर नॉर्मली उसे माना जाए तो छोटे मोटे चालों में द्रव्यमान बदलता नहीं है, 1 किलो ही रहता है, उसके वेग पे डिपेंड करता है। वेग तेज चलेगा तो संवेग ज्यादा आएगा, वेग धीरे हो जाएगा तो संवेग कम आएगा, तो वेग का गुणा होता है। अब ऐसे में अगर हम थोड़ा सा कोणीय वेग लेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा, हम इसमें डी से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको अवकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम dt से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? dj बाई dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I इंटू डी ओमेगा बाई dt, और डी ओमेगा बाई dt को क्या बोलते हैं? अल्फा। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर वेग बटे समय त्वरण में चला जाता है, तो I इंटू क्या बन जाएगा? और I अल्फा भी पढ़े हो क्या है? टाउ आया था, मतलब dj बाई dt किसके बराबर होता है? टाउ के। ये कहा जा सकता है कि किसी भी पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो उसके बल आंदोलन के बराबर है।